नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है। गंगोत्री धाम के आज से कपाट खुल गए हैं। सीएम धामी की मौजूदगी में कपाट खोले गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगा पूजा अर्चना की, जिसके बाद कपाट खोले गए। आपको बता दें, आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। गंगोत्री धाम के आज से कपाट खुल गए हैं। सीएम धामी की मौजूदगी में कपाट खोले गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़े हुए हैं। अभय कैंतुरा, गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। अभय, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? अभय, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? हेलो जी, बिल्कुल। अबे, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए हैं। सीएम धामी की मौजूदगी में कपाट खोले गए हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड में जो चार धाम की यात्रा जो कल से शुरू हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ऋषिकेश से यात्रियों के लिए दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, उसमें आज दो धामों के कपाट विधिवत रूप से खोले जाने थे। उसमें पहले धाम जो गंगोत्री धाम है, अक्षय तृतीया के अवसर पर आज विधि विधान से गंगोत्री धाम के कपाट यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। अगले ग्रीष्मकाल यानी 6 महीने जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे वो माँ गंगा की डोली के दर्शन यहीं गंगोत्री धाम में कर पाएंगे। आज पहली जो पूजा गंगोत्री धाम में हुई है वो प्रधानमंत्री के नाम पर यहाँ पर की गई है। देश में खुशहाली या समृद्धि आ सके उसके लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना वहाँ पर करी है। और इस समय ये कह सकते हैं कि जो पूरा भक्तिमय माहौल था वो माँ गंगा की जय जयकारों के नारों था, तो वहाँ पर गूंज रहा था। और ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में माँ गंगा अपनी खुशहाली समृद्धि का आशीर्वाद सभी राज्यवासियों को दें। जो भक्त यहाँ पर आएंगे, श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, उनको अपना आशीष वो यहाँ पर देने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री धाम से पहले सुबह आज ये कह सकते हैं कि खिस्साली में पहुंचे थे, जहां मां यमुना की जो उत्सव डोली होती है उसको उन्होंने रवाना वहां पे किया था। उसकी पूजा अर्चना उन्होंने करी थी। और आज ये कह सकते हैं कि अब से कुछ देर बाद यमुनोत्री धाम के जो कपाट हैं वो भी विधिवत रूप से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो उत्तराखंड में कह सकते हैं कि आज से जो चारधाम यात्रा की जो शुरुआत हुई थी कल, उसकी आज से विधिवत यहाँ पर शुभारंभ हो चुका है। धामों के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट यहाँ पर खुलेंगे, 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट यहाँ पर खुलेंगे। और फिर यहाँ पर उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि चारों धामों के कपाट खुलने के साथ साथ जो श्रद्धालुओं की जो आने का जो सिलसिला होगा और उसमें इजाफा यहाँ पर होगा। उम्मीद ये है और जो सरकार है अभी तक जो आंकलन यहाँ पर यात्रा को लेकर लगा रही है उसमें यह है कि 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इस बार चारों धामों में दर्शन के लिए यहाँ पर आएंगे। उसके लिए सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ करने का काम यहाँ पर किया गया है। पूर्व की अपेक्षा इस बार जो यात्रा की जो सुविधाएं हैं, यात्रा में जो यात्रियों को पैदल मार्गों पर हो या यात्रा के जो दूसरे मार्ग हैं वहां पर जो सुविधाएं मिलती हैं उन सुविधाओं में इजाफा यहाँ पर कर लिया गया। इसके अलावा किसी प्रकार की पिछली बार की तरह से इस बार क्या अलग बिल्कुल किया गया है? इस बार ये समझा जा सकता है कि बिल्कुल हरिद्वार से लेकर चारों धामों तक में इस बार ये कह सकते हैं कि 4000 पुलिस फोर्स के जवान वहां पर उनकी उपस्थिति वहां पर रखी गई है। उनको वहां पर ड्यूटी दी गई है ताकि किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को कोई परेशानी का सामना वहां पर ना करना पड़े। जो संभावित जो दुर्घटनाग्रस्त जो क्षेत्र हैं वहां पर SDRF और जो पुलिस के जो जवान हैं उनकी तैनाती वहां पर कर दी गई है ताकि तुरंत राहत और बचाव के काम वहां पर हो सके। इसके अलावा यात्रियों के लिए जो यात्रा मार्गों पर हेल्थ ATM वहां पर लगाए गए, वाटर ATM की व्यवस्था वहां पर की गई है। जो CSC जो सेंटर हैं वहां पर डॉक्टरों की तैनाती वहां पर कर दी गई है ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार से यात्रियों को कोई स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी हो वो आगे ना बढ़ सके, उनका वहीं पर प्राथमिक उपचार हो सके, उनको वहीं पर लाभ दिया जा सके। इस बार ये कह सकते हैं कि यात्रा मार्गों पर जो पूर्व की भांति ये कह सकते हैं कि जो पर्यटन जो यात्री होंगे यानी पर्यटन जो सिपाही होंगे वो भी यात्रियों को गाइड करते हुए नजर आएंगे। जो सैलानी यहाँ पर आएंगे उनको गाइड करते हुए नजर आएंगे, उनको पूरी जानकारी वहाँ पर देने का काम करेंगे कि किस
प्रकार से वो अपनी यात्रा को और सुगम और बेहतर बना सकते हैं, उसके लेकर वो अपनी बातचीत वहाँ पर करते नजर आएंगे। जिला प्रशासन की टीमें लगातार धामों में मौजूद हैं, वो जो यात्रा की जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं की निगरानी वहाँ पर कर रही है, ताकि उत्तराखंड से जो अतिथि देव का जो सत्कार का जो भाव है वो भाव हर यात्री के पास जा सके, हर यात्री मन में बस सके, और उत्तराखंड का जो पर्यटन है, जो पर्यटन व्यवसाय है वो आगे और तीव्र गति से बढ़ सके। जी, अब लगातार देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर चारधाम यात्रा भी आ रही है, तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है उमड़ने वाली है। तो कोविड को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो कोविड के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य यहाँ पर होगा। ये कह सकते हैं कि जो बीमार जिन यात्रियों या सैलानियों को, पर्यटकों को यहाँ पर आने से पहले स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी अगर नज़र आ रही है तो उन्हें अपना डॉक्टरी परामर्श करके ही यहाँ पर आने की सलाह स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जा रही है। इसके अलावा यात्रा मार्गों पर जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो अस्पताल हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य डॉक्टरों के अलावा विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी तैनाती की जा रही है। उसके लिए बाकायदा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दो जो बड़े अस्पताल हैं, चाहे आपका रीलकंठ हो या एम्स अस्पताल हो, उनसे यहाँ पर संपर्क किया गया है ताकि वहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जा सके। खासतौर पर केदारनाथ धाम और यमुनोत्री दो ऐसे धाम है जहाँ पर पैदल मार्ग से ज़्यादातर यात्री वहाँ पर पहुँचते हैं, और ऐसे में उनको स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें होती है, खासतौर पर दिल से जुड़ी हुई या सांस से जुड़ी जो दिक्कतें होती है, उनके विशेषज्ञों की तैनाती वहाँ पर कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार से कोई कमी या कोई ऐसी घटना वहाँ पर ना घटे, किसी यात्री को परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो कोशिश यही है सरकार की कि जो यात्री सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिल सके और उनकी यात्राएं सुगम बन सके। जी, अब देखा जाता है कि लगातार चारधाम यात्रा में बुजुर्गों की जो भीड़ है वो काफी ज्यादा देखी जाती है, तो बुजुर्गों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? तो बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो जो बुजुर्ग यात्री हैं जिनको चलने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना है, तो पहले उन्हें यात्रा पर ना आने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन अगर वो डॉक्टरी परामर्श के बाद यहाँ पर आना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो उनके लिए हर उस धाम में व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई। अगर कोई दिव्यांग यात्री यहाँ पर पहुँचा तो उसके लिए अलग से रोप बनाने का काम यहाँ पर किया गया ताकि वो सुगमता से धामों में पहुँच सके। जो व्यवस्थाएं दूसरी यात्रा मार्गों पर है, उनको जो सुविधाएं देने की बात है, उसको लेकर भी वहां पर काम किया गया। जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार वहां पर काम कर रहे हैं। तो कोशिश यही है सरकार की कि उत्तराखंड में आने वाले हर श्रद्धालु को धामों के दर्शन यहां पर हो सके। उसके लिए जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को दूर करने का काम किया जा रहा है। लगातार हर उस व्यवस्था को यहाँ पर सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है जिससे यात्रियों के जो दर्शन है और सुगम हो सके, उनकी जो यात्रा है वो सुरक्षित यात्रा बन सके। जी, अब ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। वाराणसी में शनिवार को धूमधाम से ईद का पर्व मनाया जा रहा है। इस बीच देश के कोने कोने से अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, पटना, मुंबई, कोलकाता, मुरादाबाद, गोरखपुर, भोपाल और कल्लौर में, जहां बड़े धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ ईद का पर्व मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो आपको बता दें, तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं लखनऊ से, जहां लखनऊ, संभल, बिजनौर, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, सुल्तानपुर, मऊ, अलीगढ़। आज देश भर में ईद का पर्व मनाया जा रहा है। वाराणसी में भी शनिवार को धूमधाम से ईद का पर्व मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद पर अमन की दुआ मांगी। वहीं ईद को लेकर सुरक्षा के पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में हम आपको 8 तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं लखनऊ से, संभल, बिजनौर, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, सुल्तानपुर, मऊ, अलीगढ़। आज देश भर में ईद का पर्व मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो आज देश भर में ईद का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं देश भर में ईद का पर्व मनाया जा रहा है। इस दौरान लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुंछ आतंकी हमले में वीर गति को जवानों के पार्थिव शरीर धीरे धीरे उनके पैतृक आवास लाए जा रहे हैं।
अब हम आपको उड़ीसा से लॉन्स नायक देवाशीष विस्वाल का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां उनकी पत्नी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया। उसके बाद तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे पंजाब के लाल सिपाही सेवक की, जो भटिंडा के तलवटी साबो सब डिवीजन उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां उनका श्रद्धांजलि दी गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको साथ साझा करें। झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी का एक्शन जारी है। रजिस्ट्री कार्यालय में ईडी की जांच हुई है। देर रात तक कामकाज खंगाले गए हैं। मुख्यमंत्री समेत कई अधिकारियों से जुड़े दस्तावेज ईडी ने इकट्ठे की है। आपको बता दें, झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। रजिस्ट्री कार्यालय में ईडी की छापेमारी चली है। देर रात तक कागजात खंगाले गए हैं। मुख्यमंत्री समेत कई अधिकारियों से जुड़े दस्तावेज ईडी ने इकट्ठा किए हैं। इन कागजों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। 24 अप्रैल को पूर्व डीसी छवि रंजन से ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने पहले उन्हें 21 अप्रैल को बुलाया था। छवि रंजन के वकील ने 2 हफ्ते का समय मांगा था। आपको बता दें, ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड में ईडी ने का एक्शन लगातार जारी है। रजिस्ट्री कार्यालय में ईडी की जांच जारी है। देर रात तक कागजात खंगाले गए हैं। मुख्यमंत्री समेत कई अधिकारियों से जुड़े दस्तावेज ईडी ने इकट्ठा की है। इन कागजात के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी ईडी। 24 अप्रैल को पूर्व डीसी छवि रंजन से ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने इससे पहले उन्हें 21 अप्रैल को बुलाया था। छवि रंजन के वकील ने उन्हें 2 हफ्ते का समय मांगा है। आपको बता दें, ईडी ने रजिस्ट्री कार्यालय में ईडी की छापेमारी की है। कल देर रात तक दस्तावेज खंगाले गए हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश कुमार जुड़ गए हैं। राकेश कुमार, ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, एक बड़ी कार्रवाई लगातार चलती आ रही है और इसी कड़ी में कहा जा सकता है कि रजिस्ट्री कार्यालय, जहां पे जमीन के कागजातों की हेराफेरी की खबर आई थी, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि कई ऐसे रजिस्ट्री हुए हैं जिसमें बड़े लोगों का नाम भी शामिल है। उसमें मुख्यमंत्री का भी नाम शामिल है और साथ साथ कई अधिकारियों का भी नाम सामने आया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों के नाम से जो जमीन ली गई है उसके भी कागजात खंगाले गए हैं और ईडी की टीम ने तमाम कागजातों को अपने साथ लेकर गई है, एक कॉपी उसकी। और कहीं न कहीं इस खबर के बाद से थोड़ी हड़कंप ब्यूरोक्रेसी में भी है और सरकार के खेमे में भी है। तो अब ईडी की कार्रवाई और हो सकता है कि तेजी से आगे बढ़ेगी। जी राकेश, देर रात तक कागजात खंगाले गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री का भी नाम शामिल है और इसमें कई दस्तावेज भी बरामद लिए गए हैं। तो इस दस्तावेज के आधार पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो पहले की बात है कि मुख्यमंत्री के पास जिस तरीके से एक माइंस का आवंटन किया गया था और वो ऐसे समय में आवंटन किया गया था जो लीगल नहीं बताया जाता है, मुख्यमंत्री रहते वो अपने नाम से माइंस नहीं ले सकते थे, तो उसका जो रिन्यूअल कराया गया है, मुख्यमंत्री चीजें हैं उनकी कागजातों को खंगाला गया है। मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन हैं, उनके कागजातों को खंगाला गया है। और साथ ही साथ हाल के दिनों में जिस तरीके से सेना की जमीन के साथ हेराफेरी करने की बात आई थी, उस मामले में भी छवि रंजन जो पूर्व डीसी हैं, IAS अधिकारी हैं, उनके कागजात भी खंगाले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि ईडी की एक बड़ी कार्रवाई है और हो सकता है कि इस कार्रवाई के बाद से कुछ नाम भी सामने आएंगे और साथ साथ इन कागजों के आधार पर आगे की कार्रवाई भी तेज गति से हो पाएगी। जी राकेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का सिग्नेचर बिल्डिंग में शुभारंभ किया, जहां मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि संघ और राज्य लोक सेवाओं की भूमिका युवाओं को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की आजादी में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहां पीएम मोदी ने देश में एक नई आशा जगाई, तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज को भ्रमित कर रहे हैं। सामाजिक न्याय का मुखौटा लगाकर भर्ती प्रक्रिया को तार-तार करते थे, जिसके बाद न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता था। आज आप देख सकते हैं इंटर स्टेट कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की 4 लेन की थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश
और बुंदेलखंड, ये उत्तर प्रदेश के दो ऐसे क्षेत्र थे जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़े माने जाते थे। आज दोनों क्षेत्र एक्सप्रेस हाईवे के साथ जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की उस समय 22 करोड़ की आबादी थी और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 1.5 लाख पद खाली पड़े थे। अनुमान कर सकते हैं जिस पुलिस के भरोसे प्रदेश की सुरक्षा होनी चाहिए थी, उसमें 1.5 लाख पद खाली हैं। मैंने पूछा पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। स्टे क्यों है? कोई खामी होगी ना, उसको दूर करिए। प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, भाई भतीजावाद, जातिवाद। जो लोग सामाजिक न्याय का मुखौटा लगा करके समाज को दिग्भ्रमित करते थे, कैसे भर्ती की प्रक्रिया में भेदभाव उनके द्वारा होता था। आजमगढ़ जैसा जनपद जिसके नाम से लोग घबराते थे, नाम सुनकर के ही लोग घबराते थे, आज आजमगढ़ एक्सप्रेस हाईवे से भी जुड़ा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट भी बन रहा है और आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी बना रहे हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी भी वहां हमारी एक बन रही है। आज वहां कोई भय नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की कोई अराजकता नहीं है। जो उपद्रव थे आज पुनः उत्सव में बदल चुके हैं। अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, काशी में देव दीपावली हो रही है, प्रयागराज फिर से अपने कुंभ और माघ मेले के लिए जाना जा रहा है, वृंदावन रंगोत्सव के लिए जाना जा रहा है। ये सभी आयोजन फिर से प्रारंभ हो गए हैं और हर एक इवेंट उत्तर प्रदेश के अंदर एक उत्सव में बदलता हुआ दिखाई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।